हेलो बच्चों, चाल चाल सब बढ़िया। तो भैया आज हम लोग इथोलॉजी का एक चैप्टर प्यारा सा बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और काफ़ी डाटाबेस क्वेश्चन है। सो आई होप ये चैप्टर आप लोगों का बेस्ट हो जाएगा ऑडियो बुक की मदद से। तो भैया तैयार हो ना? तो बढ़िया से हम लोग रिविजन करेंगे, बहुत कम समय में सारा चीज़ कवर करें अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ठीक है, चलो। अगर एनसीईआरटी की बात बोलती जाए तो सबसे पहले इसमें तीन चीज बोलते हैं कि इफ एन एलियन फ्रॉम अ डिस्टेंट गैलेक्सी, अगर कोई भी एलियन मतलब अदर प्लैनेट से अगर कभी भी हमारे प्लानट मतलब हम लोग के प्लानट का क्या नाम है जरा ये बताओ। इवोल्यूशन अगर तुम लोग का तैयार हो जाए तो वहां से तुम लोग को मालूम पड़ेगा। तो आज ये बताओ कि हम लोग के प्लानट का नाम क्या है जरा। तो लिख रहा है एनसीईआरटी विजिट और प्लानट, मतलब अगर कोई एलियन दूसरे प्लानट से हमारे प्लानट में जब एंटर करेगा तो हमारे प्लानट का नाम बताओ जरा। मिल्की वे प्लानट। ठीक है, तो हम लोग के प्लानट का क्या नाम है? मिल्की वे प्लानट। ठीक है, आकाश गंगा। ठीक है, तो वो बहुत अमेजिंग, अगर कोई भी एलियन हमारे प्लानट के अंदर जब एंट्री करेगा तो वो बहुत अमेज रहेगा, मतलब बहुत आश्चर्यचकित रहेगा जिस बात से, क्योंकि हमारे इस प्लानट में बहुत सारे डाइवर्सिटी है। तो अब देखते हैं क्या क्या डाइवर्सिटी है, जरा ये देख लेते हैं। मोस्ट कॉमन जो है 20,000 स्पीसीज आंट की हैं। 20,000 स्पीसीज, 20,000 नंबर नहीं बोले, 20,000 स्पीसीज जो है आंट की हैं। 3 लाख स्पीसीज बीटल्स की हैं। 28,000 जो है यहाँ पे फिशेस की हैं और नियरली 20,000 ऑर्किड की है। जरा फिर से बोलो यार माइंड में, 20,000 स्पीसीज की है आंट, 3 लाख स्पीसीज बीटल, 28,000 फिशेस, 20,000 ऑर्किड। फिर से बोलो, 20,000 स्पीसीज आंट की है, 3 लाख स्पीसीज बीटल की है, 28,000 स्पीसीज फिशेस की है, 20,000 जो है ऑर्किड की है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में ये तीन चार डाटा दिए हुए थे, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम आते हैं बायोडाइवर्सिटी। एक टर्म है जो कि पॉपुलराइज किया गया है बाई सोशल बायोलॉजिस्ट। कौन था नाम जरा बताओ? एडवर्ड विल्सन। इनके द्वारा ये क्या नाम है, बायोडाइवर्सिटी टर्म पॉपुलराइज किया गया, जो कि सोशल बायोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, और जब बात कर दी जाए तो डाइवर्सिटी तीन, मतलब डाइवर्सिटी का लेवल जो है बहुत सारे हैं। मतलब जितने भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लेवल हैं सारे बायोडाइवर्सिटी के ही है। ठीक है, अब इसमें मेन जो दिया जाए वो तीन दिया है: जेनेटिक डाइवर्सिटी, एक स्पीशीज डाइवर्सिटी, एक इथोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अच्छा, इथोलॉजी की बात करते हैं तो हम लोग किसकी बात करते हैं? हम लोग बात करते हैं डिजर्ट, रेन फॉरेस्ट, मैनग्रोव, टोरल्स, वेटलैंड, एस्चुरीज, एल्पिन मीडोस। तो ये सब क्या है? बेसिकली हम लोग इको सिस्टम, मतलब इको सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो ये हम लोग का कैसा डाइवर्सिटी हो जाएगा? इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अरे तुम्हें याद है ऑर्डिनल पॉपुलेशन में हमने किसकी बात की है? डिजर्ट की बात की, रेन फॉरेस्ट की बात की, मैनग्रोव की बात की, कोरल रीफ की बात की, या वेटलैंड की बात किया। तो मतलब ये सारी चीज किसमें आता है? इकोलॉजी में ही आता। तो बेसिकली ये इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी ही तो हुआ। ठीक है, तो इंडिया की इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में एग्जांपल दिया इंडिया में ये सारी चीजें, कौन सारी चीजें? जैसे डिजर्ट हो जाए, रेन फॉरेस्ट हो जाए, मैनग्रोव हो जाए, कोरल रीफ्स हो जाए, वेटलैंड हो जाए, एस्चुरीज हो जाए, अल्पाइन मीडोस हो जाए। यहाँ पे इंडिया में ये सारी चीजों का ग्रेट इकोसिस्टम है। लेकिन बजाय नॉर्वे मतलब ये एक क्या नाम है, स्टैंडवियन कंट्री है। मतलब हम लोग के इंडिया में बात कर दी जाए तो ये सारे चीजों की ग्रेट डाइवर्सिटी है। मतलब रेन फॉरेस्ट, मैनग्रोव, ये सारी चीज डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है एन अदर कंट्री से। जैसे कि एन अदर कंट्री में दिया गया है नॉर्वे। ठीक है,
अब स्पीशीज डाइवर्सिटी की बात कर दी जाए तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है वेस्टर्न घाट में बहुत ज़्यादा ग्रेटर है एम्फीबिया स्पीशीज, मतलब एम्फीबिया की स्पीशीज की डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा वेस्टर्न घाट में है देन ईस्टर्न घाट, मतलब एम्फीबिया स्पीशीज जितनी भी हैं वो सबसे ज़्यादा वेस्टर्न घाट में है, ईस्टर्न घाट में नहीं है। ठीक है, तो ये स्पीशीज डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब उसके बाद आते हैं जेनेटिक्स डाइवर्सिटी। जेनेटिक्स मतलब जीन की बात कर रहा है, तो मतलब ये जीन में बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो जाए, मतलब इतनी डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा होगी। और भैया ये की बात है जी भाई, जाहिर से बात है जीन की बात करिए तो इसमें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन रेंज हो जाए भाई, काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन आएगा, तो मतलब इसमें सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज हो जाए, काफ़ी ज़्यादा चेंजेज आता रहेंगे। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल दिया है राउल्फिया वोमिटोरिया, राउल्फिया वोमिटोरिया, जो कि ये हमारे डिफरेंट हिमालयाज रीजन में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी बात क्या है पता है, इसमें सबसे बड़ी बात यह है इनका कंसंट्रेशन, इनकी पोटेंसी, इनका क्या नाम एक्टिव केमिकल जो ये है वेरी करते हैं। मतलब अगर बात कर दी जाए तो इनका जो क्या नाम है पोटेंसी होता है, कंसंट्रेशन होता है, केमिकल होता है, ये अलग अलग होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है, अलग अलग रीजन में। ठीक है, इसमें जो केमिकल पाया जाता है उस केमिकल का नाम है रेसर पाइन। ठीक है, रेसर पाइन। ठीक है, ठीक है। अब देखो इसका जेनेटिक डाइवर्सिटी का हमने पहला एग्जांपल पढ़ा राउल्फिया वोमिटोरिया, दूसरा एग्जांपल है राइस जो कि 50,000 मतलब 50,000 जेनेटिकली मतलब अलग अलग स्पीसीज, 50,000 अलग अलग स्पीसीज। देखो बड़ी बात ये है ना, तुम लोग कंफ्यूजन रहा हो, बायोटेक में जो राइस का वैल्यू दिया है 2 लाख दिया है, 2 लाख दिया है, लेकिन यहाँ पे 50,000, लेकिन देखो 2 लाख स्पीसीज होते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा है 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन। स्ट्रेन पे ध्यान दो, स्ट्रेन, डिफरेंट स्ट्रेन, नॉट स्पीसीज, स्ट्रेन मतलब 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन पाए जाते हैं राइस के। ठीक है, और 8,000 वैरायटी मैंगो के होते हैं, लंगड़ा, दसिया, चौसा, बहुत सारे तरीकों से आम आते हैं ना। ठीक है, दशहरी, बहुत सारे। अब तो फिर उसके बाद आता है फुल फॉर्म, जरा उसका नाम याद रखना, IUCN, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, ठीक है, ये जो बताया अगर ये जो क्या नाम है प्लांट और एनिमल मतलब टोटल डाइवर्सिटी, अगर प्लांट एनिमल की बात कर ली जाए तो टोटल डाइवर्सिटी हुआ, तो बोले स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन। अच्छा भाई साहब, अगर मैं तुमसे यहाँ से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँ तो पूछूं? हाँ सर पूछिए। जरा ये बताओ लिविंग वर्ल्ड में तुमने कितना पढ़ा था टोटल बायोडाइवर्सिटी? सर 1.7 से 1.8 मिलियन ना पढ़े थे। तो वही तो ये IUCN थे टॉर्डिन, उन्होंने क्या बोला, मोर स्लाइटली तो ज़्यादा हो जा, मोर देन 1.5 मिलियन, मतलब अप्रॉक्स वही सिमिलर जितना हम लोग पढ़े थे लिविंग वर्ल्ड में, बस वही थोड़ा अप्रॉक्सीमेट इन्होंने कर दिया। ठीक है, तो अभी तक क्लियर आइडिया अभी भी नहीं है, जो ये बताया जा रहा है सब लोग एस्टीमेट बना रहे हैं, नहीं इतना होना चाहिए, लेकिन अभी भी कोई क्लियर नहीं बात हुआ है ना, अभी क्लियर ये चीज़ नहीं हुआ है। ठीक है, ठीक है। फिर उसकी बात कर दी जाए बायोडाइवर्सिटी की बात कर दी जाए, सबसे ज़्यादा जो पाए जाते हैं टेम्परेट में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है देन ट्रॉपिकल रीजन में। ठीक है, ठीक है भैया, जैसे कि लिखा है एस्टिमेट वेरी वाइडली, मतलब एस्टिमेट जितने भी हैं वेरी ज़्यादा कहाँ वाइड करेंगे, मतलब वाइडली मतलब सबसे ज़्यादा वेरी कहाँ करेंगे बताओ? तो बताया हूँ टेम्परेट में, टेम्परेट देन इन ट्रॉपिकल कंट्री, मतलब टेम्परेट में सबसे ज़्यादा वेरी करेंगे देन ट्रॉपिकल कंट्री में। ठीक है, ठीक है भैया। अब उसके बाद हम बात करते हैं, फिर उसके बाद सब लोग अपना अपना एस्टिमेट बनाए। ठीक है, तो एस्टिमेट ये भी बना 20 से 50 मिलियन रेंज था जो क्या नाम है प्लांट और स्पीसीज था, लेकिन ये भी मान नहीं हुआ। फिर उसके बाद एक साइंटिस्ट आए रॉबर्ट मे। ठीक है, रॉबर्ट मे आए,
इन्होंने ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी का अप्रॉच बताया अबाउट 7 मिलियन स्पीसीज, और इनका जो क्या नाम है एस्टिमेट बताए थे, इनका कंक्लूड किया जाए इन्हीं के हिसाब से, मतलब चला जाए इन्हीं का जो क्या नाम है, इन्होंने जो एस्टिमेट बताया था उन्हें काफ़ी सब तो सही लगा, तो इनका एस्टिमेट थोड़ा मान्य रखा गया। ठीक है, अब उसके बाद हम बात कर दी जाए तो अदर बायोडाइवर्सिटी की बात कर दिया जाए भैया, तो इसमें देखो दो तीन लोड आते हैं, वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट, प्लांट। ठीक है, तीन लोड आते हैं। ठीक है, तो बोल क्या रहा है, सबसे ज्यादा मतलब 70% से भी ज्यादा जो पाए गए हैं, मतलब जो रिकॉर्ड देखे गए हैं, वो किस स्पीसीज का है, एनिमल का। ठीक है, और 22% से भी ज्यादा नहीं, 22% से भी ज्यादा नहीं प्लांट का देखा गया। ठीक है, मतलब 70% से ज्यादा एनिमल का देखा गया रिकॉर्ड स्पीसीज में, और वहीं प्लांट की बात कर दी जाए तो 22% से भी कम है, मतलब 22% से भी ज़्यादा नहीं है। लेकिन बड़ी बात है, प्लांट में हम लोग एल्गी, ब्रायो, जिम्नो, एंजियो सब तो पढ़ते हैं, लेकिन इसमें फंजाई भी आता है, क्योंकि इन्होंने इंक्लूड किया है फंजाई भी। ठीक है, अब उसके बाद बात कर दी जाए, सब तुम्हें मालूम है सबसे बड़ा फाइलम कौन है, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में कौन है, इंसेक्ट। इंसेक्ट में बात कर रहा है तो मोर देन 70%, मतलब एनिमल में भी मोर देन सबसे ज्यादा 70% होंगे कौन, वो इंसेक्ट होंगे। ठीक है, ठीक है, हर एक 10 एनिमल में कितने इंसेक्ट पाए जाएंगे, 7 इंसेक्ट पाए जाएंगे। ये एनसीईआरटी का लिखा हुआ है, मेरा तो ही नहीं। ठीक है, ठीक है भाई साहब। अब ये तो कुछ ग्राफिक्स दी हुई हैं एनसीईआरटी में, वो तैयार आप तो बहुत ज़रूरी है करना। जैसे कि कुछ क्या नाम है, आप तो टिप्स आसान करें जी, उसमें आपको काफ़ी मदद मिल सकता है, तो उस तो टिप्स ले लेना और उससे याद कर लेना। ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई। जैसे मैंने याद किया था, सबसे वर्टिब्रेट का मैंने याद किया था, यब्बी राम। यब्बी राम मतलब यब्बी मतलब फेसबुक होता नहीं, यब्बी राम मतलब फिशेस, बर्ड, रेप्टाइल, एम्फीबिया, मैमल। तो मैंने ऐसे याद किया था, यब्बी पे राम। ठीक है, यब्बी पे राम। ठीक है, ये मैंने वर्टिब्रेट के लिए याद किया था। ठीक है, फिर अगर तुम्हें याद हो, प्लांट में फंजाई और एल्गी एसोसिएट करते हैं, तब लाइकेन का फॉर्मेशन हुआ, तो मैंने सबसे ऐसे याद किया, फंजाई, एल्गी, लाइकेन, फिर मॉसेस, फिर फन, फिर हमारा एंजियोस्पर्म आया। ठीक है, मैंने ऐसे पूरा ग्राफ याद किया था। फिर उसके बाद इंसेक्ट, मॉलस्क, क्रस्टेशियन और अदर इन एनिमल ग्रुप, ये सारे इनवर्टिब्रेट थे। कौन सी बड़ी बात है। अब बड़ी बात यह है, ग्राफ में इन्होंने प्रोकैरियोट तो कहीं जगह ही नहीं दिया था, 5 किंगडम में भी नहीं जगह दिया, और यहाँ पे भी जगह नहीं दिया जाए। क्यों, क्योंकि भैया ये पहली चीज, ये तो यूनिसेलुलर है ना, ये बात समझ हो ना, ये यूनिसेलुलर है। और दूसरी चीज, यूनिसेलुलर तो रखना बड़ी दिक्कत होता है, क्योंकि तुम इन्हें काउंट ही नहीं कर सकते हो, इतने ज्यादा कॉलोनी बना लेते हैं। तुम कितना गिनोगे, इनके अंदर इतनी जल्दी म्यूटेशन होता है, हर समय पे अपना फॉर्म चेंज कर लेंगे। तुम कितना पता लाओगे, लेबोरेटरी में कितना पता लाओगे। तो एनसीईआरटी लिखती है, biologists are not sure about how many prokaryotic species there might be, मतलब बायोलॉजिस्ट खुद नहीं श्योर हैं कि प्रोकैरियोटिक स्पीसीज कितनी खोजी जाए। बहुत सारे हैं, अभी तक खोजी भी जाए तो नहीं खोज मिलेगी, क्योंकि पहली चीज नॉट सुटेबल फॉर आइडेंटिफिकेशन माइक्रोबियल स्पीसीज। पहली चीज, ये सारे माइक्रोबियल स्पीसीज हैं, कितना तुम आइडेंटिफाई कर लो, इतने छोटे छोटे जो आपने आई नेटेड आई से भी नहीं दिखते, तो तुम कितना काउंट कर लोगे, नहीं कर पाओगे ना। फिर अदर बोले, अदर इन्हें हम कल्चर भी नहीं कर सकते हैं लेबोरेटरी कंडीशन में, कितना कल्चर, तो इतने ज़्यादा म्यूटेशन होते हैं, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा म्यूटेशन चलते, इतने सारे वो बना लेंगे, तुम कितना काउंट कर पाओगे। तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी म्यूटेशन होता है, जिसकी वजह से इनमें वेरिएशन बहुत जल्दी आने लगता है। तो मतलब इन्हें हम लेबोरेटरी कंडीशन में भी कल्चर नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद तीसरा है, अगर इन्हें कल्चर भी चलने तो ये मिलियन की तरह ग्रो करने लगेंगे, फट फट
बट तो जहाँ काउंटर मिलेगा नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसलिए प्रोकैरियोटिक तो हमने इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मैं अभी हमने सुना था 7 मिलियन स्पीसीज होता है, उसमें से इंडिया के पास जो है 2.4% वर्ल्ड लैंड एरिया होता है, ठीक है। वर्ल्ड लैंड एरिया अगर इंडिया की बात कर दी जाए तो 2.4% होता है, ओनली 2.4% जो होता है वर्ल्ड लैंड एरिया हमारे इंडिया के पास भी है, ठीक है। और ग्लोबल की बात कर दी जाए तो उसमें से 8.1% होता है ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी। इंडिया तक कितना है 8.1। देखो लैंड की बात कर दी जाए, लैंड एरिया की बात कर दी जाए 2.4, लैंड एरिया की बात कर दी जाए 2.4, और ग्लोबल मतलब उसके अंदर जो आता है ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी वो 8.1% होता है। कितना होता है जरा फिर से बोलो, अपने अंदर अपने आत्मा से बोलो भाई, कितना होता है ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी? 8.1, ठीक है, ठीक है। अब सुनो, हमारी जो इंडिया है, हमारी जो इंडिया है उसमें की बात कर दी जाए तो ये 12 मेगा डाइवर्सिटी के अंतर्गत आती है। 12 मेगा डाइवर्सिटी में भी हमारे इंडिया जो है इंक्लूड है, मतलब 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री के अंदर अंतर्गत हमारा इंडिया भी इंक्लूड है, मतलब 12 मेगा डाइवर्सिटी के अंतर्गत हमारा इंडिया भी आता है। इंडिया में बात कर दी जाए नियरली प्लांट की स्पीसीज 45,000 हैं, और वहीं एनिमल की स्पीसीज उसके दुगनी है, ट्वाइस हैं, ठीक है। अब देखो ये इंडिया में सारी चीज़ें रिकॉर्ड हैं, एक्चुअली में ये सारी चीज़ें रॉबर्ट मे के हिसाब से हुआ है। मैंने पहले बताया 7 मिलियन स्पीसीज में इंडिया के पास 2.4 लैंड एरिया है, ग्लोबल जो है 8.1 है, 12 मेगा डाइवर्सिटी के अंतर्गत इंडिया आता है, 45,000 स्पीसीज जो है प्लांट के हैं, टॉयस जो है एनिमल के हैं, ये सारे इंडिया की बात कर दी जाए अकॉर्डिंग टू मे, ठीक है। लेकिन अभी तक 22% स्पीसीज खोजी ही नहीं गई हैं, मतलब अभी तक जितना हम लोग खोजे हैं वो सिर्फ बहुत कम है, ठीक है। 22% स्पीसीज अभी खोजी जानी है, ठीक है, खोजी गई नहीं है, अभी तो बहुत कम है, ठीक है। अब वहीं पे हम बात कर दी जाए, अब हम बात कर दी जाए इंडिया की डाइवर्सिटी हमने पढ़ लिया है, ठीक है। करीब करीब 1 लाख प्लांट स्पीसीज खोजी जानी है प्लांट में, और 3 लाख एनिमल स्पीसीज अभी डिस्कवर्ड और डिस्क्राइब करनी है, मतलब करीब करीब 1 लाख प्लांट स्पीसीज अभी एस्टिमेट नहीं किया गया है, और 3 लाख एनिमल स्पीसीज का एस्टिमेट अभी तक हुआ ही नहीं, मतलब खोजा ही नहीं गया, ठीक है, ठीक है भैया। अब उसके बाद ये एनसीईआरटी बोलती है अगर मैं इन लोग तो खोजने चलूं तो ये जिस तरीके से बोला नहीं जाता है कि क्या नाम है, जलती हुई लाइब्रेरी में तुम तब तक मतलब जलती हुई लाइब्रेरी में तुम तब तक किताबों तो बचा पाओगे, तो उसी तरीके से अगर खोजने चले, मान लो लाइब्रेरी में तुम अपनी किताबें, इधर लाइब्रेरी जल रही है और तुम अपनी किताबें खोज रहे हो, भाई किताबें कहाँ, इधर उधर बहुत तरीके से पड़ी हुई है, तुम खोज रहे हो और लाइब्रेरी जल रही, उस तरीके का मतलब है, मतलब अगर हम खोजने चलें सारे स्पीसीज तो तब तक हमारे जितने भी क्या नाम है प्लांट हैं, एनिमल हैं, वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, वो गायब हो जाएंगे, हम उन्हें खोज ही नहीं पाएंगे। मतलब ये जो क्या नाम है हमारा क्या नाम है डाइवर्सिटी है, धीमे 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 विलुप्त होता जा रहा है। विलुप्त होने का मतलब वो गायब होते जा रहे हैं। हम अगर खोजने लगे, हम एस्टिमेट बनाने लगे, हम इन्हें क्या नाम है पर्याप्त कोशिश करें, होने तो हो सकता है, लेकिन इतनी सरल डाइवर्सिटी नहीं है कि भाई हमारे घर में, हमारे कमरे में बात कर दी जाए, लगता है हम अकेले हैं, लेकिन 50-100 मिलियन स्पीसीज हमारे घर में भी रहते हैं, ठीक है। तो इतना आसान नहीं है जितना आसान हम लोग समझते हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी पे आते हैं भैया, जरा इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात कर दी जाए, स्पीसीज डाइवर्सिटी तब डिक्रीज होती है जब हम लोग इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं, तो स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीज होती है।
स्पीशीज डाइवर्सिटी तब डिक्रीज होती है जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं। ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है। इक्वेटर से पोल की तरफ स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीज, वहीं पोल से इक्वेटर की तरफ स्पीशीज डाइवर्सिटी इंक्रीज। ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद जैसे बात कर दी जाए तो हमारे ट्रॉपिकल रीजन में तो 23.5 नॉर्थ, 23.5 साउथ, ये दोनों की बात कर रहे हैं। ये बोले ये ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं, और बाकी टेम्परेट रीजन में पोलर एरियाज आते हैं। अब ये कोलंबिया की बात कर रहा है, एनसीईआरटी कोलंबिया की बात कर रहे हैं। ये जो थी इक्वेटर पे होता है, इक्वेटर जहाँ पे मतलब बीचों बीच, जहाँ पे पॉपुलेशन या डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा है। कोलंबिया में बात कर रहे हैं नियरली 1400 स्पीशीज हैं बर्ड से। और वहीं पे न्यूयॉर्क मतलब तो जहाँ इक्वेटर है, जहाँ पे कोलंबिया है, उससे थोड़ा नॉर्थ साइड में जब एंट्री करेंगे, मतलब उससे आगे की तरफ मूव करेंगे, तो वहाँ पे बर्ड की स्पीशीज 105 हो जाएगा। फिर उससे और आगे मूव करेंगे, मतलब 71 डिग्री नॉर्थ की तरफ मूव करेंगे, तो हमें बर्ड की स्पीशीज 56 स्पीशीज, मतलब हम जिस तरीके से इक्वेटर से हम पोल की तरफ जा रहे हैं, पहले 1400 स्पीशीज बर्ड थे, फिर 105 स्पीशीज बर्ड हैं, फिर 56 स्पीशीज हैं बर्ड थे। मतलब हम भैया इक्वेटर से पोल की तरफ जब जा रहे हैं, स्पीशीज कम होते जा रहे हैं। फिर वहीं पे बात कर दी जाए, इंडिया ट्रॉपिकल रीजन में आ रहा है, मतलब इक्वेटर रीजन में आ रहे हैं, तो यहाँ पे बात कर दी जाए मोर देन 1200 स्पीशीज ऑफ बर्ड, और वहीं कोलंबिया में 1400 स्पीशीज ऑफ बर्ड। मतलब इंडिया और कोलंबिया ये दोनों कहाँ किस रीजन में आ रहे हैं, ये इक्वेटर वाले रीजन में आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल दिया है वेस्कुलर प्लांट, जो कि ये कहाँ पे होते हैं, इक्वेडोर की बात कर रहे हैं। जैसे कि इक्वेडोर जो है ये ट्रॉपिकल रीजन में इक्वेडोर एक क्या नाम है कंट्री है, जहाँ पे 10 टाइम मेनी स्पीशीज पाए जाते हैं किसके, वेस्कुलर प्लांट के। ठीक है, ठीक है। और वहीं टेम्परेट रीजन की बात कर दी जाए तो ये उससे बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, और ये कहाँ पे है, मिड वेस्ट ऑफ यूएसए, जैसे कि एग्जाम्पल इन्होंने दिया था। अब अमेजन रेन फॉरेस्ट जो कि यूएसए में पाया जाता है, साउथ यूएसए। ठीक है, अमेजन रेन फॉरेस्ट कहाँ पे है, साउथ अमेरिका ना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए। साउथ अमेरिका में कौन है, अमेजन रेन फॉरेस्ट। इनकी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है अर्थ पे सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी है, तो वो है अमेजन रेन फॉरेस्ट, जो कि साउथ अमेरिका में है। ठीक है, 40,000 स्पीशीज प्लांट हैं, 40,000, 30,000 स्पीशीज फिशेस हैं, 1300 बर्ड हैं, 427 मैमल है, 427 एम्फीबिया है, 378 रेप्टाइल हैं, 378 रेप्टाइल हैं। ठीक है, ठीक है भाई साहब। अब उसके बाद बात कर दी जाए तो 1,25,000 इनवर्टिब्रेट। अरे भाई जरा फिर से सारा डाटा फिर से हम लोग एक बार दोबारा पढ़ते हैं। देखो, कोलंबिया में 1400 स्पीशीज बर्ड थी, न्यूयॉर्क में 105 स्पीशीज बर्ड थी, ग्रीनलैंड में 56 स्पीशीज बर्ड थी। फिर उसके बाद इंडिया की बात कर दी जाए, 1200 स्पीशीज बर्ड थी हैं, मोर देन 1200, मतलब 1200 से भी ज़्यादा स्पीशीज बर्ड थी हैं इंडिया में। ठीक, फिर उसके बाद बात कर रहे हैं मिड वेस्ट ऑफ यूएसए, जो कि एक इक्वाडोर जैसे कंट्री है, जो कि 10 टाइम वेस्कुलर प्लांट के स्पीशीज पाए जाते हैं, 10 गुना ज़्यादा वेस्कुलर प्लांट के स्पीशीज पाए जाते हैं, जैसे कि मिड वेस्ट ऑफ अमेरिका, यूएसए। ठीक है, फिर अमेजन रेन फॉरेस्ट की बात कर दी, मैंने बताया यहाँ पे प्लांट 40,000 है, प्लांट की स्पीशीज 40,000, फिशेस की 3,000, बर्ड की 1300, 427 मैमल और 427 एम्फीबिया, फिर 378 रेप्टाइल। ठीक है, मोर देन 1,25,000 इनवर्टिब्रेट। ठीक है, ठीक है भाई साहब। अब फिर उसके बाद 2 मिलियन इंसेक्ट पाए जाते हैं, अभी जो कि ढूंढना है, अभी
अमेजन रेन फॉरेस्ट में 2 मिलियन स्पीसीज अभी वेटेड में है, डिस्कवर नहीं हुए हैं, मतलब इन्हें अभी हमें डिस्कवर करना है। डिस्कवर मतलब यही है कि अब हम लोग डाइवर्सिटी में घुसे, फिर जाने, फिर इस तरह डिस्कवर करें, ठीक है। अब देखो ये बोल रहे हैं ट्रॉपिकल रीजन में सबसे ज़्यादा इतना ज़्यादा प्रजातियाँ क्यों हैं, डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिएशन होता है, स्पेसिएशन होता है, क्योंकि भैया स्पीसीज जनरली मतलब समय के आधार पे यहाँ पे जो स्पीसीज होते हैं वो बढ़ते जाते हैं, ठीक है। और देन टेम्परेट रीजन में क्या होता है भाई, यहाँ पे इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आता है, और जहाँ पे इन्वायरमेंट में फ्लक्चुएशन आया वहाँ पे सब लोग गए, मतलब जितना भाई डाइवर्सिटी बना था फिर फ्लक्चुएट हुआ, तो मतलब सारा डाइवर्सिटी टाटा बाय बाय। तो यहाँ पे टेम्परेट रीजन में ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है, वहीं पे ट्रॉपिकल रीजन की बात दी जाए तो यहाँ पे फ्लक्चुएशन नहीं होता, जिसकी वजह से यहाँ की डाइवर्सिटी मेंटेन रहती है। इस वजह से ट्रॉपिकल रीजन में बात दी जाए सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है। दूसरा एनसीईआरटी ने क्या बताया है रीजन, दूसरा बताया है कि भैया ऐसा है, दूसरा रीजन जो हाँ, दूसरा रीजन बताया है ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट, जैसे कि ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट जो कि ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट सही मेंटेन रहता है, लेस सीजनल, मतलब ट्रॉपिकल रीजन में सीजनल का जो सीजन चेंज होता है बहुत कम होता है, और मोर कांस्टेंट मतलब ज़्यादातर कांस्टेंट होते हैं, और प्रेडिक्टेबल होते हैं, ठीक है। तो इसमें सीजन बहुत कम चेंज होता है, जैसा इन्वायरमेंट है वैसा ही कांस्टेंट रहता है, और काफ़ी प्रेडिक्टेबल होता है, ठीक है। वहीं पे हम बात कर दी जाए टेम्परेट में तो ये इसका अपोजिट होता है, मतलब यहाँ पे सीजनल वेरिएशन ज़्यादा पाए जाते हैं, यहाँ पे जो इन्वायरमेंट होता है बहुत कम कांस्टेंट रहता है, ठीक है। ये सारा रीजन। और तीसरा रीजन क्या बोल रहे हैं कि भैया जो इक्वेटर है यहाँ पे सबसे ज़्यादा सनलाइट आती है, और सनलाइट जहाँ आएगी तो वहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, और प्रोडक्टिविटी जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ पे डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी। तो ये भैया एनसीईआरटी ने 3 रीजन बताया कि ट्रॉपिकल रीजन में क्यों सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है। फिर उसके बाद हम आते हैं स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप देने वाले कौन हैं, जर्मन है और नेचुरलिस्ट हैं, नेचुरलिस्ट हैं, जो कि नाम है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, ठीक है, ठीक। अब इनका क्या था, इन्होंने ऑब्जर्व किया काफ़ी ज़्यादा स्पीशीज तो अलग अलग रीजन में। तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, जिस तरीके से हम लोग एरिया बढ़ रहा है तो सारा चीज़ लिमिटेड हो रहा है। तो इन्होंने बताया, यहाँ पे इन्होंने बताया स्पीशीज रिचनेस एंड एरिया वाइड वैरायटी ऑफ टैक्सा। इन्होंने एंजियोस्पर्म प्लांट, बर्ड, बैट, फिश, फ्रेश वाटर फिशेस, इन सारी चीज़ तो देखा। इन्होंने बोला कि ये जो जराब मिला है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिला। इनका जो फार्मूला है यस इक्वल टू सी ए की पावर जेड होता है। अब इसे लॉग में जब कन्वर्ट करते हैं तो लॉग यस इक्वल टू लॉग सी, और जो उसका पावर होता है वो आगे चला आता है तो जेड लॉग ए हो जाएगा ना, लॉग यस इक्वल टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए, ठीक है। यह क्या है स्पीशीज रिचनेस, ए क्या है एरिया होता है, और जेड क्या है स्लोप ऑफ लाइन या रेडिएशन कोफिशिएंट। भैया नीट में 5 से 6 बार पूछा गया है, तो थोड़ा इस सब टर्म तो आप बहुत ज़्यादा वैल्यू देना, ठीक है। जेड लाइन अलग अलग रेंज के लिए अलग अलग होता है, जैसे कि जो छोटा 0.1 से लेके 0.2 की बात कर दी जाए तो ये टैक्सोनॉमिक ग्रुप या बात कर दी जाए इस रीजन में पाए जाते हैं। वहीं पे कैलिफोर्निया की बात कर दी जाए तो यहाँ पे जेड की वैल्यू हाल जहाँ अलग अलग होता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने है फ्लूजीबोरस, जो कि नीट में पूछा गया है। फ्लूजीबोरस जो कि फ्रूट ईटिंग बर्ड होती हैं, जो कि मैमल्स होती हैं, यहाँ पे जेड की वैल्यू होती है 1.15, ठीक है, 1.15 और 0.1 0.2 कहाँ से ये होती है जैसे कि कैलिफोर्निया इन बर्ड ये और मॉलस्क, ये न्यूयॉर्क स्टेट की साइट की बात कर रहे हैं आर की वैल्यू, ठीक है। अब उसके बाद एनसीईआरटी क्या लिखती है जरा इस पे ध्यान दिया जाए, ठीक है। तो अभी एनसीईआरटी क्या बोलती है, जहाँ पे सबसे
जिस कम्युनिटी में ज़्यादा स्पीशीज पाए जाएंगे वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, और जहाँ पे लेस स्पीशीज होती है वहाँ की स्पीशीज बहुत अनस्टेबल होती है। ठीक है, ये एनसीईआरटी लिखती है ना। तो बोल रहे हैं भैया कहाँ पे सबसे ज़्यादा स्पीशीज पाए जाएंगे, जहाँ पे सबसे ज़्यादा एनर्जी हो जाए। एनर्जी मतलब सनलाइट एनर्जी ट्रॉपिकल रीजन में ज़्यादा आएगा, तो वहाँ पे हाई प्रोडक्टिविटी, तो वहाँ पे जो क्या नाम है ग्रेटर डाइवर्सिटी होता है, और जहाँ पे ग्रेटर डाइवर्सिटी वहाँ से स्पीशीज सबसे ज़्यादा, तो वहाँ पे लोग सबसे स्टेबल होंगे देन टेम्परेट रीजन। ठीक है, फिर उसके बाद बता रहा है एनसीईआरटी, स्टेबल कम्युनिटी जो होते हैं यहाँ पे वेरिएशन बहुत कम होता है और प्रोडक्टिविटी जो सालों साल बढ़ती जाती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद एक हमारे आए डेविड टिलमैन, ये लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम इन्होंने दिया है, और इन्होंने किस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया जरा इनकी बात देखते हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने हर साल ईयर टू ईयर वेरिएशन देखे टोटल बायोमास में। बोले जिस तरीके से डाइवर्सिटी बढ़ेगी उस तरीके से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। अरे भाई ये तो मैंने बहुत पहले से ही बताते आया हूँ। टिलमैन बोले हैं जहाँ पे सनलाइट ज़्यादा हो जाए वहाँ पे डाइवर्सिटी ज़्यादा होती, वहाँ पे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती, तो वहाँ पे डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा, तो वहाँ पे प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा। यही टिलमैन ने बताया था। ठीक है, डेविड टिलमैन एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था। अब उसके बाद एक क्या नाम है साइंटिस्ट आए, क्या नाम है पॉल इटलिच। ठीक है, पॉल इटलिच। ठीक है, तो भैया ये क्या दिए थे, रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस। ठीक है, ये स्टैनफोर्ड इथोलॉजिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने बोला जिस तरीके से एरोप्लेन जो है उसमें से जितने भी बोल्ट लदे होते हैं, सारे बोल्ट मतलब सारे भी जितने भी सामान होते हैं एरोप्लेन के अंदर मतलब सारे चेयर होते हैं, टेबल होते हैं, मतलब जितने भी सारे चीज जो ज्वाइन होते हैं एरोप्लेन में, वो किससे होते हैं, नट बोल्ट माध्यम से। मतलब नट बोल्ट इको सिस्टम है पूरा। अगर हर एक पर्सन एक नट बोल्ट निकालता जाए तो वो स्पीशीज मतलब वो पूरा इको सिस्टम तहस महस हो जाएगा। तो इन्होंने बोला इन एन एरोप्लेन इको सिस्टम ऑल पार्ट आर ज्वाइंट, मतलब सारे पार्ट ज्वाइंट किससे होते हैं, 1000 ऑफ रिवेट स्पीशीज, मतलब सारे पार्ट जो कि 1000 ऑफ मतलब हजारों से ज्यादा बोल्ट से जुड़े होते हैं। हर एक पैसेंजर उस अदर हर एक पैसेंजर एक बोल्ट तो हटाते जाए तो वो क्या नाम है, वो स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाएगी, गायब हो जाएगी। इट में नॉट फ्लाइट। अच्छा चलो ठीक है, मान लो मैं गया उसमें से चेयर का क्या नाम है एक बोल्ट हटाया तो दिक्कत नहीं हुआ। मान लो दूसरे चेयर में बैठा नहीं नट बोल्ट हटाया नहीं दिक्कत हुआ, तीसरे चेयर पे बैठा हटाया नहीं दिक्कत हुआ। लेकिन वहीं पे अगर एरोप्लेन का जहाँ पे फ्लाइट लगा होता है, जहाँ पे उसका क्या नाम है उड़ने वाला क्या नाम है फ्लाइट होता है, जहाँ पे उसका रिवेट होता है, अगर वही हम एक मतलब 10 मान लो बोल्ट लगाओ और वही 10 बोल्ट हम खोल के निकाल दे, तब तो वो फ्लाई मतलब एरोप्लेन खत्म हो जाएगा, कोई चामचा नहीं रह जाएगा। तो ये समझाए हैं भाई पॉल इटलिच। ठीक है, रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस के माध्यम से इन्होंने बताया। अब देखो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में देते हैं क्या बताते हैं, यहाँ पे इन्होंने क्या बताया जरा देते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू IUCN रेड लिस्ट 2004 इन्होंने बताया है कि भैया करीब मान से चलो 784 स्पीशीज विलुप्त हो रही, एक्सटिंक्ट हो रही, गायब हो रही। ठीक है, जो कि डॉक्यूमेंटेड है अभी तक डॉक्यूमेंटेड जो स्पीशीज है वो 784 स्पीशीज है, जो कि इनके अंतर्गत मतलब इनके अंदर कौन आता है 338 स्पीशीज जो कि वर्टिब्रेट होता है, 359 स्पीशीज इनवर्टिब्रेट होते हैं, 87 प्लांट होते हैं
और 500 सालों में ये इतने स्पीसीज विलुप्त हो रहे हैं, मतलब 784 स्पीसीज पूरे विलुप्त हुए हैं। उनके अंतर्गत 338 स्पीसीज वर्टिब्रेट, 359 स्पीसीज इनवर्टिब्रेट और 87 प्लांट विलुप्त हो गए हैं लास्ट 500 ईयर में। ठीक है, फिर उसके बाद रिसेंट में बात करें डोडो का नाम क्या होता है, मारियूटस। ठीक है, फिर उसके बाद ट्रोजा, ठीक है, जो कि अफ्रीका में पाया जाता है। थाइलेसिन, जिसे ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। फिर स्टेलर सी टाउ, जो कि रसिया में पाए जाते हैं। तो और कुछ हमारे 3 टाइडल के स्पीसीज, सब स्पीसीज हैं, जैसे कि बाली, जावन और कैस्पियन। ये 3 स्पीसीज हैं, बाली, जावन होता है और कैस्पियन होता है। ठीक है, ये 3 सब स्पीसीज टाइडल के होते हैं। ये सारे लास्ट 20 ईयर में विलुप्त हो रहे हैं। 27 स्पीसीज विलुप्त हुए हैं, 27 स्पीसीज लास्ट 20 ईयर में विलुप्त हुए हैं। और 500 ईयर में लास्ट में 784 स्पीसीज, लास्ट 500 ईयर में 784, जो कि 338 स्पीसीज वर्टिब्रेट, 359 स्पीसीज इनवर्टिब्रेट, 87 प्लांट, और वहीं बात कर दी जाए 27 स्पीसीज जो कि लास्ट 20 ईयर में एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बात कर दी जाए तो बोल रहे हैं भाई कि एम्फीबिया जो है सबसे ज्यादा, मतलब एक्सटिंक्ट होने से सबसे ज्यादा तादाद पे है, वल्युएबल पे है। ठीक है, वल्युएबल पे है सबसे ज्यादा एम्फीबिया जिस तादाद पे है वो विलुप्त होने के तादाद पे बैठा हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद 15,500 से भी ज़्यादा स्पीसीज वर्ल्ड वाइड में बात कर दी जाए तो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। और परसेंट की बात कर दी जाए तो 12% बर्ड से और 23% मैमल से, 32% एम्फीबिया और 31% जिम्नो। क्या मैंने बोला? 31 जिम्नो, 32 जो है एम्फीबिया, 31 जिम्नो, 32 जिम्नो एम्फीबिया, 23% मैमल और 12% बर्ड। 12% बर्ड, 23% मैमल, 32% एम्फीबिया, 31% जिम्नोस्पर्म। ये सारे एक्सटिंक्ट होने पे मतलब शंका है। ठीक है, अब उससे बात कर दी जाए, जब हमारे अर्थ की बात कर दी जाए, ठीक है, अर्थ की बात कर दी जाए भाई, तो जरा अर्थ की बात देख लेते हैं। ये क्या बोल रहा है भाई? अर्थ की बात देख लेते हैं क्या बोल रहा है भाई। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने बोला है अदर रेट की बात कर दी जाए, मतलब स्पीशीज एक्सटेंशन रेट की बात कर दी जाए इस समय, मतलब प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट टाइम की बात कर दी जाए 100 से भी ज्यादा, मतलब जो रफ्तार है, रफ्तार की बात कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं भैया 100 से भी ज्यादा, मतलब 100 से लेके 1000 के रफ्तार में जो क्या नाम है एक्सटिंक्ट होने के स्पीशीज है, मतलब जो रेट है, गायब होने का रेट है 100 से भी ज्यादा, मतलब 100 से लेके 1000 गुना ज्यादा स्पीड में है, जो कि यहाँ पे स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रही है। 100 से 1000 गुना से भी ज्यादा स्पीड में जो डाइवर्सिटी है वो एक्सटिंक्ट होने पे तादाद पे है। ठीक है, फिर उसके बाद बायोडाइवर्सिटी के लॉसेस क्या है जरा ये देख लेते हैं। इन्होंने एनसीईआरटी छोड़ो, पहले नीट 2023 का क्वेश्चन पूछा गया था कि बायोडाइवर्सिटी लॉसेस क्या चारों मेजर सॉर्स से आता था। तो इविल टॉर्टरेट ये नाम दिया गया था जो कि ऑप्शन में दिया हुआ था, इविल टॉर्टरेट। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने क्या बताया, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बात कर दी जाए तो जो कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इस समय पे 14% से भी ज्यादा अर्थ लैंड सरफेस को कवर करता था। इस समय पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो था 14% से भी ज्यादा अर्थ का लैंड सरफेस 14% से भी ज्यादा कवर करता था। लेकिन अब मतलब प्रेजेंट टाइम में 6% से भी ज्यादा नहीं, मतलब 6% से भी कम कवर कर रहा है, मतलब आधा लैंड सरफेस एक्सटिंक्ट हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया फास्टली। ठीक है,
8,000 से भी ज़्यादा हेक्टेयर रेन फॉरेस्ट की वजह से लॉस्ट हो जाए। 8,000 से भी ज़्यादा हेक्टेयर जो है रेन फॉरेस्ट की वजह से लॉस्ट हो जाए। अब अमेजन रेन फॉरेस्ट तो लंग्स ऑफ प्लानट बोला जाता है भैया, बोला जाता है, धड़कन है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन यहाँ पे प्रोवाइड होता था, करीब 20% से भी ज़्यादा। ठीक है, लेकिन अब क्या बोला यहाँ पे, सोयाबीन की कल्टीवेशन मतलब सोयाबीन की खेती करने की वजह से ये अमेजन रेन फॉरेस्ट को भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ठीक है, ये ग्रासलैंड सोयाबीन और क्या नाम है घास बोने की वजह से यहाँ पे भी बहुत सारी दिक्कत हो रही है। मतलब यहाँ तो भी अमेजन रेन फॉरेस्ट को भी डिस्ट्रॉय करने पे जुटे हुए हैं। ठीक है, और ये सब कौन करता है? अलग अलग इंसान ही तो करते हैं, ह्यूमन एक्टिविटी ही होती है, मैमल्स ही करते हैं, बर्ड्स ही करते हैं। अब देखो ओवर एक्सप्लॉयटेशन क्या है जरा देखते हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं ह्यूमन हैव ऑलवेज डिपेंड ऑन नेचर, जितने भी ह्यूमन है सारे डिपेंड है नेचर और फूड और शेल्टर। भैया कपड़े, खाना और नेचर पे ही हर इंसान डिपेंड है। लास्ट 500 ईयर की बात कर दी जाए, स्टीलर सी टाउज पैसेंजर पिजन जो हो जाए और स्टीलर सी टाउ जो है एक्सटिंक्ट हुए हैं लास्ट 500 ईयर, मतलब 500 साल की बात कर दी जाए, लास्ट 500 साल की बात कर दी जाए तो इसमें 2 लोग विलुप्त हुए हैं, स्टीलर सी टाउ और पैसेंजर पिजन। ठीक है, और ये कौन एक्सप्लॉयटेशन किया? हम ही लोग, ह्यूमन के द्वारा ही एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। फिर एलियन स्पीशीज इन्वेजन क्या होता है? जब किसी स्पीशीज को इंट्रोड्यूस कर देते हैं कहीं पे भी, मान लो तुम्हारा पूरे घर में मान लो 10 लोग हो, मान लो 2-4 लोग और आ जाएं, तो मान लो 2 भाई हैं, मान लो एक भाई और आ जाए, अब सोते वक्त बोलो तुम नीचे सो जाए, तो मतलब बोलते नहीं है, जैसे कोई भी हो 2 भाई हैं, एक लोग और आ जाए मान लो बाहर, तो आज घर वाले बोलते हैं तीनों लोग इकट्ठे सो लो। लेकिन होता क्या है, क्या नहीं आप नीचे सोइए, नहीं आप मतलब जब कभी भी हम किसी स्पीशीज को इंट्रोड्यूस करेंगे तो किसी न किसी को एक्सटिंक्ट होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भैया वहां पे हटना पड़ेगा, इन्वेसिव होना पड़ेगा, जिससे कि डिक्लाइन होता है। ठीक है, इंडिजेनस स्पीशीज होता है, जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया है एनसीईआरटी में, नील पर्च इंट्रोड्यूस किया गया था कहाँ पे? विक्टोरिया लेक में इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि कहाँ है? ईस्ट अफ्रीका में है, और वहाँ पे भी 200 स्पीशीज चिचिल्ड फिश में गायब हो रहे, मतलब क्या नाम है, एक फिश की प्रजातियां 200 फिश की प्रजातियां विलुप्त हो रही उस लेक में, मतलब विक्टोरिया लेक में 200 स्पीशीज मछलियों की विलुप्त हो रही, जैसे नील पर्च तो इंट्रोड्यूस कर दिए तो उसकी वजह से। ठीक है, और तुम्हें याद हो जा भैया मार्फोलॉजी छोड़ो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में तुम्हें पार्थेनियम का नाम सुने हो, जिसे टेराग्रास बोला जाता है, वो क्या तुम्हें याद है? जाना सुने हो ना, क्या तुम्हें याद है भैया? बताओ, पार्थेनियम की बात क्या याद है कि भैया वो क्या नाम है, ऑक्सीजन ही सोच लेता था, जिसकी वजह से एक्वाटिक लोगों तो नहीं, वो तो आइटोनिया की मैं बात बता रहा हूँ। पार्थेनियम की बात कर दी जाए, टेराग्रास जो कि कहाँ से लाया गया था? बताओ भाई, कहाँ से लाया गया था? और व्हीट के प्लांट में ही तो आया था, व्हीट के प्लांट से ही तो आया था भैया, व्हीट के प्लांट में ही टेराग्रास फंस गया था। हाँ भाई बोलो, व्हीट प्लांट ही तो था, हैं? अरे बोल भाई, है कि नहीं? तुम्हें याद नहीं है? अरे भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में तुमने नहीं पढ़ा था कि भैया क्या नाम है, वो व्हीट से ही थ्रू आया था। व्हीट मतलब समझे, गेहूं। ठीक है, गेहूं की वजह से लाया गया था। ठीक है, पार्थेनियम। ठीक है, और वो इंडिया लाया गया था। ठीक है,
तो अब दूसरा तुम्हें याद है, दूसरे का एग्जाम्पल मैंने पहले ही बोल दिया, आइटोनिया जिसे हम बोलते हैं वाटर हाइड्रेंट, ठीक है। और अभी रिसेंटली में बता रहे हैं अफ्रीका में दैट फिश इंट्रोड्यूस करने की वजह से यहाँ पे टेलेरियासिस जेरिपिनस ये विलुप्त हो जाए, ठीक है। और ये नीट में पूछा हुआ गया है, नीट 2018 में पूछा गया है, ठीक है। तो एक्सटिंक्शन जो है यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे एक दूसरे के साथ जीवित रहते हैं। मतलब जैसे कि अगर बात करी जाए, बात करिए एल्गी और फंजाई दोनों मिलकर लाइकेन बनाते हैं ना। अगर एल्गी ना रहे तो क्या तुम्हें लगता है फंजाई जीवित रह पाएगा, या फंजाई ना रहे तो क्या एल्गी जीवित रह पाएगी? नहीं। तो मतलब तो स्टिंस मतलब एक दूसरे के बिना ये लोग विलुप्त हो जाए, ये लोग एक्सप्लॉइट हो जाए, ये लोग एक्सटिंक्ट हो जाए। जैसे कि युद्ध और मौत की बात कर दी जाए तो ये दोनों बेसिकली अगर एक दूसरे के बिना इन लोग की लाइफ अधूरी है, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद बता दिया जाए तो हम लोग के क्या नाम है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन जो है ये 3 पार्ट में कैटेगराइज किया जाए, एक नैरोली, एक ब्रॉडली, एक एथिकल, ठीक है। नैरोली यूटिलिरियन क्या होता है, जरा इस पे बात करते हैं। यहाँ पे ह्यूमन ड्राइव मतलब यहाँ पे जो इकोनॉमिक बेनिफिट होता है, यहाँ पे हम काउंटलेस होता है, मतलब डायरेक्ट काउंटलेस इकोनॉमिक बेनिफिट होता है नेचर में, ठीक है। जैसे एग्जांपल दिया है तेरल, पल्स, फ्रूट, फाइबर, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जैसे कि टैनिन, लुब्रिकेंट, डाइज, रेसिन, परफ्यूम और काफी ज्यादा मेडिसिनल इम्पोर्टेंट। तुम्हें आश्चर्य होगा सुनते, 25% से भी ज्यादा जो ड्रग्स होते हैं जो मार्केट में बेचे जाते हैं वो प्लांट से ड्राइव होते हैं, प्लांट से बनते हैं। 25% से भी ज़्यादा की बात कर रहे हैं, 25% से भी ज़्यादा की बात कर रहे हैं। तो 25% से भी ज़्यादा की बात कर रहे हैं जो ड्रग्स होते हैं वो प्लांट से बनते हैं। और 25,000 की बात कर रहे हैं, 25,000 स्पीसीज प्लांट के, जो कि ट्रेडिशनल मतलब आयुर्वेदा, इंग्लिश ये सारे मेडिसिन में उपयोग होते हैं, ठीक है। एक एनसीईआरटी में वर्ड दिया है बायोप्रोस्पेक्टिन, यहाँ पे इसका सारा चीज याद लेना। स्पीसीज लेवल डाइवर्सिटी जो कि प्रोडक्ट करता है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट, तो ये स्पीसीज लेवल डाइवर्सिटी होती है जो कि प्रोडक्ट करता है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट। फिर ब्रॉडली यूटिलाइजेशन क्या होता है, यहाँ पे मेजर रोल जो होता है वो इकोसिस्टम और सर्विसेज का होता है जो कि नेचर प्रोवाइड करवाता है। जैसे कि अमेजन फॉरेस्ट की बात कर दी जाए तो अभी मैंने बताया 20% टोटल ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में होता है जो कि यही अमेजन फॉरेस्ट प्रोड्यूस करता है। काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है अमेजन फॉरेस्ट, मतलब इसीलिए लंग्स ऑफ बोला गया है, ठीक है भैया। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं इथिकल में बात कर दी जाए तो वही क्या नाम है, इसमें प्लांट, एनिमल, माइक्रोब्स आ जाए, ठीक है। तो ये सारे क्या नाम है एक दूसरे से फिलोसफिकल, स्पिरिचुअल ये सारे से जुड़े होते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब लेकिन जो पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इन सिटू कंजर्वेशन जो है ये जो होता है बायोडाइवर्सिटी तो कंजर्व मतलब बचाने के लिए ये सारी चीज़ें। इन सिटू क्या होता है, जब हम लोग अप्रोच ये तब लेते हैं जब क्या नाम है सिचुएशन कैसी रहे, मतलब अभी रहे इन डेंजर या थ्रेटेंड है, मतलब ज़्यादा रिस्क नहीं हो, है रिस्क मतलब गायब होना है लेकिन अभी उतना नहीं है जितना अभी हम लोग इमीडिएटली जो करना है, इमीडिएटली वाले पोजीशन में नहीं है, तो इन्हें हम बोलेंगे इन सितु। लेकिन जो इमीडिएटली इन्हें मतलब ये आखिरी स्पीसीज ही हैं, अगर इन्हें नहीं बचाए विलुप्त होना तय है, अगर ये लास्ट पे, तब हम इसे एस सितु कंजर्वेशन के अंतर्गत हम लोग करते हैं, ठीक है। तो जरा मालूम ही पड़ जाए, इन सेतु में मैंने पहले ही बता दिया कि भैया इन्हें अभी क्या नाम है इतना जल्दी नहीं विलुप्त होने वाले, मतलब थोड़ा समय मिल जाता है, ठीक है। तो इनिशियली जो हमारी बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है 25 थे, लेकिन अभी जल्द में ही 9 और जुड़े, तो टोटल हमारे वर्ल्ड में हॉट स्पॉट जो है 34 है। जैसे कि 3 जो है
वो हमारे क्या नाम है इंडिया में है, वेस्टर्न घाट, श्रीलंका और इंडो ब्रूमा, ठीक है, हिमालय, ठीक है। तो ये सारे कंट्री ट्रेवल करते हैं हाई बायोडाइवर्सिटी रीजन, ठीक है। तो लेस देन 2% जो कि अर्थ लैंड एरिया ट्रेवल करता है अकेले बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट, ठीक है। फिर उसके बाद बात कर रहे हैं 14 बायोस्फीयर होते हैं, 90 नेशनल पार्क हैं, 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, ठीक है। एक टर्म एनसीईआरटी दिए, एक ट्रैप ग्रुप जो कि झांसी जैंतिया में होता है, जो कि मेघालय में पाया जाता है। फिर अर्व वॉली और हिल्स जो कि राजस्थान में होते हैं, और वेस्टर्न घाट रीजन में कौन आते हैं, कर्नाटका और महाराष्ट्र में, ठीक है। ये सालजुजा और चांडा और बस्तार पाए जाते हैं, ठीक है। ये सारे एरिया में पाए जाते हैं, ठीक है। एस सीटू कंजर्वेशन जो होता है इसका एग्जांपल है जूलॉजिकल पार्क, बोटेनिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, ठीक है, ये होते हैं। अब जिस तरीके से हम लोग प्रिजर्व करते हैं, जैसे कि क्या नाम है सीड बैंक, यहाँ तक तो जाइजोट और एड भी हम लोग क्या नाम है स्टोर करते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक बोला जाता है इसे, ठीक है। काफ़ी लंबे समय तक हम लोग प्रिजर्व करते हैं, जब दुनिया नहीं भी रहेगी तो हम क्या नाम आर्टिफिशियली ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, ठीक है। फिर एक एनसीईआरटी में नीट में 2023 में पूछा गया था दी अर्थ समिट किसने दिया था और सन क्या था, 1992 में, और देने वाले रायो डी जेनेरियो थे, ठीक है, 1992। फिर उसके बाद वर्ल्ड समिट जो था वो 2002 में जो कि दिए थे जोहान्सबर्ग, जो कि साउथ अफ्रीका के थे। 190 कंट्री, ये बाद में 2010 में, रिसेंटली 2010 में 190 कंट्री इस चीज़ों पे कंट्रीब्यूट किए और अपने क्या नाम है रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी तो रिड्यूस किए, ठीक है भैया। तो हम लोग तो बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन ये चैप्टर हम लोग लास्ट तक खत्म किए हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग जल्द ही लाएंगे, तो भैया पढ़ते रहिए और हंसते रहिए, इससे ज़्यादा बेनिफिट उठाइए। तो फिर चलते हैं भाई।